हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एसक्यूएल लेक्चर सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि माई एसक्यूएल वर्कबेंच क्या होता है, उसमें हम खुद का डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और डेटाबेस के अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और टेबल्स में रोज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। करेक्ट। इस बार हम ये देखेंगे कि एक ऑलरेडी क्रिएटेड डेटाबेस से डेटा कैसे फेच किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और हाउ एसक्यूएल इंटरप्रेट्स द क्वेरी विच वी आर गिविंग एंड हाउ वी एक्चुअली राइट इट। उन दोनों में एक डिफरेंस होता है, वो भी हम लर्न करेंगे। तो आज हम कुछ कुछ एसक्यूएल क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे और हम एग्जीक्यूशन ऑर्डर के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो प्रीवियस लेक्चर्स के बेसिस पे आप आंसर कर सकते हैं। सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज करके इस क्वेश्चन को देखें, समझें और आंसर करें एंड फिर प्ले करें। ठीक है। So question says, in your database you want to store phone numbers which can vary in length. Which SQL data type should you choose? Int, char, varchar या boolean? आंसर काफी सिंपल है, varchar। Why? Because अगर आप किसी भी फोन नंबर को इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर कर दोगे और अगर वो फोन नंबर दूसरी कंट्रीज से आ रहा है या फिर उसका फॉर्मेट कुछ अलग टाइप का है, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं उसमें प्लस साइन आ जाता है, सर्कुलर पैरेंथेसिस आ जाते हैं, कोड्स में स्पेसेस आ जाती हैं, राइट। तो उस केस में इंटीजर उन सबको ले नहीं पाएगा और आप फालतू में डेटा लॉस हो जाएगा आपको। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू डिक्लेयर फोन एज अ varchar। ओके, आई होप यू गॉट इट राइट। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स मूव अहेड। आज का जो हमारा एजेंडा होगा तो उसमें हम लर्न करेंगे ये सारे एसक्यूएल के क्लॉजेस, सिलेक्ट, ऑर्डर बाय, लिमिट, ऑफसेट। ठीक है। क्लॉजेस क्या होते हैं? हर एक सेंटेंस का एक पार्ट होता है। जैसे मैं बोलूं कि मेरा नाम धनंजय है, तो उसमें मेरा इज अ क्लॉज, मेरा नाम इज ऑल्सो अ क्लॉज, धनंजय है इज अ क्लॉज। तो सेंटेंस को ब्रेक करके अगर हम उसमें से कुछ पार्ट निकाले तो दैट इज नॉन एज क्लॉज। तो एसक्यूएल की जो क्वेरीज होती हैं उसमें जो क्लॉजेज होते हैं वो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बेसिकली। जैसे ये सब उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अगर ये नहीं रहेगा तो एसक्यूएल की क्वेरी डिफाइन ही नहीं हो पाएगी। ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द क्लॉजेज वी आर गोइंग टू कवर टुडे। एंड उससे पहले हम एक काम करते हैं, हम माई एसक्यूएल वर्कबेंच में हमारा पहला डेटाबेस इंपोर्ट करना सीख लेते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसमें आपको एक डॉट ई कॉमर्स डॉट एसक्यूएल फाइल करके आपको एक फाइल मिलेगी, वो आप डाउनलोड करके रख लें और फिर हम सीखते हैं कि डेटाबेस में कैसे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। सो ये मैंने अपना माई एसक्यूएल वर्कबेंच खोल लिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। कैसे करना है? जो आपका ऑब्जेक्ट ब्राउजर है, पेन है, उसमें आप ये एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। यहाँ पे जाके हमें करना है डेटा इंपोर्ट। डेटा इंपोर्ट में ये कुछ ऐसा खुलेगा, क्योंकि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज कर रहा हूँ वो है मैक ओएस, तो मेरे में शायद थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा। आप अगर विंडोज यूज कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक होगा फॉर दोज हु आर यूजिंग विंडोज एंड वांट टू इंपोर्ट द डेटा इन देयर MySQL वर्कबेंच। शायद थोड़ा डिफरेंस इंटरफेस, थोड़ा सा डिफरेंट इंटरफेस होता है, इसके लिए आप वो रेफर कर ले। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे इंपोर्ट ऑन सेल्फ कंटेन्ड फाइल, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी है, हमने डाउनलोड कर ली है। जाके इस फाइल को हम यहाँ से इस 3 डॉट्स वाले बटन पे क्लिक करके इंपोर्ट करेंगे, जो कि मेरे केस में डाउनलोड्स में पड़ी है। ये मैंने सिलेक्ट किया, ये मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैं स्टार्ट इंपोर्टिंग कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इंपोर्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो फिर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और अब अगर मेरे को चेक करना है कि मेरा ये डेटाबेस आया कि नहीं, तो आपको पता ही है ये मेरा ऑब्जेक्ट ब्राउजर है और यहाँ पे एक छोटू सा रिफ्रेश बटन है, इसको मैंने क्लिक कर दिया एंड आई कैन सी माई ई कॉमर्स डीबी इज शोइंग अप। बट अभी इस पॉइंट पे मेरा कौन सा डीबी एक्टिव है? सिस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ई कॉमर्स डीबी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक्टिवेट करूंगा बाय यूजिंग यूज ई कॉमर्स, दैट्स इट। यूज एंड डेटाबेस का नेम। इफ आई एग्जीक्यूट दिस, नाउ यू कैन सी ई कॉमर्स हैज बीन बोल्ड, राइट। तो आप अगर देखें तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कौन सी टेबल्स है। इधर आई कैन यूज दिस कमांड शो टेबल्स विच वी हैव लर्न इन द प्रीवियस लेक्चर। तो आप देख सकते हैं वी हैव कस्टमर्स टेबल, ऑर्डर आइटम्स टेबल, ऑर्डर्स टेबल, पेमेंट्स टेबल एंड प्रोडक्ट्स टेबल। कूल। अगर आपको इसको विजुअली देखना है तो आप यहाँ पे ई कॉमर्स डीबी पे क्लिक करके यहाँ पे टेबल्स में क्लिक करके भी देख सकते हैं कि कौन सी टेबल्स इस डेटाबेस के साथ हमें मिली है। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ 5 टेबल्स हैं। ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू फेच डेटा फ्रॉम द टेबल्स। So let's move back to the PPTs. So first clause of the whole SQL language is select clause. ठीक है। So the select clause or the statement is used
to retrieve data from one or more tables in a database. It allows fetching specific columns or entire rows based on the condition. So उसका syntax क्या है नोट कर सकते हैं आप. Select column 1, column 2 from table name semicolon. ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को आप डिस्टिंग्विश करने के लिए कॉमा भी आपको डालना पड़ेगा. अगर आपने कॉमा मिस किया तो उससे एरर्स आएंगी जो हम बाद में आपको पता ही है डिस्कस करने वाले हैं, राइट. क्योंकि ये एरर भी डिफरेंट टाइप्स की होती है. अगर आप कॉमा हटा दे और आप 2 कॉलम्स बोल रहे हैं तो वो उसको एलियास कंसिडर कर लेता है, नाम समझ लेता है कि आपने उस कॉलम को कुछ और नाम दिया है और वो कॉलम दिख जाता है, बट दैट्स अ रॉन्ग आउटपुट. हम ये सब समझेंगे, ठीक है. तो हम एक बार टेस्ट करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट कैसे रन होता है. सो लेट्स सी सारे कस्टमर्स का डेटा कैसा है, ठीक है. सो सिलेक्ट, एक बार देख लेते हैं कस्टमर्स में कौन सी रोज कौन से कॉलम्स है. सो वी हैव कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन एड्रेस, ये सब है, ठीक है. अगर मुझे उसमें से चाहिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स, अगर मैं ये क्वेरी लिख देता हूं एंड इफ आई एग्जीक्यूट इट, यू कैन सी मेरे पास डेटा आ गया है फर्स्ट नेम लास्ट नेम का, जॉन डो, जेन स्मिथ, माइकल जॉनसन, एमिली विलियम्स एंड व्हाट नॉट, राइट. तो ये तो एक तरीका हो गया जब हमें अपने हिसाब से जो डेटा चाहिए वो हम यहाँ पे कॉलम्स का उनका नाम लिख देते हैं. सपोज आपको पूरी की पूरी टेबल वैसी की वैसी चाहिए जैसी वो डेटाबेस में स्टोर्ड है, ठीक है. तो उस केस में हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. सो स्टार रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग. आपको अगर सब कुछ चाहिए तो आप बस स्टार लिख दीजिए एंड एग्जीक्यूट. अब आप देख सकते हैं मेरे पास पूरी की पूरी टेबल दिख रही है, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, जिप कोड, एवरीथिंग, राइट. इट गिव्स यू ऑल द रोज एंड ऑल द कॉलम्स प्रेजेंट इनसाइड द टेबल, ठीक है. कूल. आगे देखते हैं. हेल्पिंग जॉन. कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, हाउ कैन जॉन चेक और रिट्रीव डेटा. So this is the syntax for getting the whole customer data at once. John doesn't want to see the entire customer details. He's only interested in retrieving the customer IDs and first name. How can he do that? Simple. हम क्या करेंगे, यहाँ पे customer ID लिख देंगे and first name and we'll execute. So now you can see customer ID, first name. We have all these columns. One is John, second is Jane. So these are just customer ID and first name. Easy, very easy. Is it possible to see customers first name list appearing with columns name as customer and not first name? So जो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ रहा है उसमें इसका नाम फर्स्ट नेम आ रहा है एंड ही इज सेइंग कि मेरे को ये नाम फर्स्ट नेम नहीं चाहिए, जो कॉलम का नाम है वो फर्स्ट नेम नहीं होना चाहिए, वो कुछ और होना चाहिए, वो कस्टमर होना चाहिए, ठीक है. तो SQL also gives you another function which is also known as aliasing, right. तो aliasing क्या होती है, नामकरण. किसी भी कॉलम को अगर आपको कुछ और नाम देना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं. और इसको यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, जब आप कॉलम नेम डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ साथ आप लिखेंगे एज एंड देन यू वांट टू राइट द नेम ऑफ द कॉलम व्हिच यू वांट टू गिव इट, राइट. तो कस्टमर आईडी को तो मुझे कोई नेम नहीं देना, बट फर्स्ट नेम को मुझे एक नेम देना है व्हिच इज कस्टमर. सो व्हाट आई एम गोना डू इज सिलेक्ट कस्टमर आईडी कॉमा फर्स्ट नेम एज customer, right. I'll just write it small. Now if I'll execute, you can see that the first name is replaced by customer. अब कॉलम का नाम हो गया customer. So now what we are getting is customer ID and customer. First name is represented as customer. तो ये जो एलियासिंग है वो सिर्फ कॉलम्स पे नहीं होती है, वो टेबल्स को भी आप दे सकते हैं. आप किसी भी टेबल को भी एक नाम दे सकते हैं. जैसे मैं इस कस्टमर को नाम देता हूँ एज कस्ट, राइट. सो मेरे को अगर किसी भी टेबल को नाम देना है तो वो मैं एलियासिंग के थ्रू कर सकता हूँ. टेबल्स को नाम देना कब इंपॉर्टेंट होता है, कब काम आता है एक्चुअली, जब आप बहुत सारे टेबल्स को ज्वाइन कर रहे होते हो अलग अलग चीजों पे, जो कि हम बाद में सीखेंगे. तब टेबल का नाम आपको बार बार लिखना पड़ता है. तो अगर आप टेबल कोई बहुत बड़ा नाम है किसी टेबल का तो आप बार बार लिखते हुए बोर हो जाओगे या फिर कॉपी पेस्ट करते हुए बोर हो जाओगे. तो आप क्या करते हो, उस टेबल को एक बहुत छोटा नाम दे देते हो. जैसे मैंने यहाँ पे कस्ट दे दिया या फिर मैं इसको सी दे दूं, राइट. तो उससे क्या है, आपको लाइफ में थोड़ा कम कष्ट होगा, राइट. तो इसके लिए एलियासिंग इज इंपॉर्टेंट. चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. तो ये हमने सीख लिया फर्स्ट नेम एज कस्टमर, राइट. ठीक है. सो जॉन, ओके, नाउ लेट्स मूव टू प्रोडक्ट्स. शो मी ऑल द प्रोडक्ट कैटेगरीज वी हैव. कूल. तो हम कैसे करेंगे प्रोडक्ट कैटेगरीज, हमारे पास एक टेबल होगी यहाँ पे, राइट. उसका नाम देख लेते हैं, वी हैव प्रोडक्ट्स टेबल, ठीक है. तो लेट्स डू इट. सिलेक्ट
उसने बोला था कि सारी कैटेगरीज देखनी है. सो आई एम गोना राइट सिलेक्ट कैटेगरी. उसके अंदर कोई कॉलम होगा कैटेगरी नाम का. यस, फ्रॉम प्रोडक्ट्स. कैपिटल स्मॉल ये सब यहाँ पे मैटर नहीं करता है क्योंकि माई एसक्यूएल वर्कबेंच सबको एक जैसा ही ट्रीट करता है. ठीक है, तो मैं अगर ये एग्जीक्यूट कर दूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ कैटेगरी आ गया है फ्रॉम प्रोडक्ट्स. बट यहाँ पे कैटेगरीज रिपीट हो रही है. इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है, क्लोथिंग आ गया है, फुटवेयर आ गया है, एक्सेसरीज आ गया है, बट सब कुछ मल्टीपल टाइम्स आ रहा है. राइट, तो इससे तो पता नहीं चल रहा है कि हमारे पास टोटल कितनी कैटेगरीज है, क्योंकि ये हमें कुछ अराउंड 15 रोज बता रहा है, पर 15 कैटेगरीज तो नहीं है. तो अगर हमें यूनिक कैटेगरीज देखनी है, राइट, if we want to see unique categories then we actually use a distinct function. ठीक है, to remove duplicate entries and get the unique values from it. तो अगर मैं इस query में एक छोटा सा change कर दूं, I'll just include another clause called distinct. Then if I'll execute, you can see we only have 4 distinct categories: electronics, clothing, footwear and accessories. ठीक है, rows repeat हो रही थी because of number of products in that category. All the products which are belonging to the same category. So might be there are 15 products which are distributed across these 4 categories, right? So now you can see that if you want to find out unique values in a particular column, you need to add distinct keyword before that column name. Okay, so like this, you cannot write select category distinct from products. You always have to declare distinct just after select, so that you will get unique combinations from that table. Cool, let's move ahead. John has successfully retrieved customer and product data, but now he faces new challenges. How can he list in alphabetical order by their names, A to Z या Z to A? How can he view the most expensive product first instead of a random list? या फिर how can he arrange by their order dates? So basically कोई भी डेटा जब आप फेच करते हो तो उसमें ऑर्डर भी तो इम्पोर्टेंट है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, राइट? तो अभी भी आप कभी एज अ डेटा एनालिस्ट काम करेंगे तो आप अपने स्टेक होल्डर्स को कुछ डेटा देंगे, तो दैट नीड्स टू बी वेरी प्रॉपरली फॉर्मेटेड सो दैट दे कैन डायरेक्टली टेक सम इनसाइट्स फ्रॉम इट, राइट? सो अगर आप उन्हें विदाउट एनी ऑर्डर कुछ भी डेटा दे देंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हाईली कंसर्निंग थिंग क्या है, what is the takeaway from this particular data. So that's why sorting is very important, and we will learn how to do it in SQL now. So the solution is by using order by clause. So sorting helps organize data in a meaningful way, making it easier to analyze and retrieve insights. In SQL, we use order by clause to sort records based on specific columns. ठीक है? How do we use that? Let's see. So sorting is based on different data types. अगर आप order by clause use करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा कॉलम है और उसको किस बेसिस पे सॉर्ट करना है. जैसे अगर आप किसी अल्फाबेटिकल कॉलम पे सॉर्ट कर रहे हैं तो वो अपने आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही उसको ऑर्डर बाय करेगा. अगर आप कोई इंटीजर कॉलम पे सॉर्ट कर रहे हैं तो वो बेसिस द नंबर इट विल सॉर्ट, राइट? तो जैसे अगर यहाँ पे हमें बोल रखा है कि सॉर्ट कस्टमर्स बाय देयर फर्स्ट नेम इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हम वो कैसे करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट फर्स्ट नेम from customers order by first name. If I'll execute this, you can see the first name is coming Eva, then Emily, then Ethan, then Isabella, James, and basically the last name is William. So by default अगर आप order by के साथ column name के साथ कुछ mention नहीं करते हैं तो वो by default ascending order में ही arranged रहता है. अगर आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो आपको एक और कीवर्ड लिखना पड़ेगा विच इज DESC, डिसेंडिंग. इफ आई एग्जीक्यूट दिस, यू कैन सी सबसे ऊपर आ गया विलियम्स, फिर सोफिया, फिर सेबेस्टियन और लास्ट में आएगी हमारी एवा, राइट? सो दिस इज हाउ यू ऑर्डर. अब इसमें और भी चीजें हो सकती हैं. आप इसमें मल्टीपल कॉलम्स पे भी ऑर्डर कर सकते हैं कि अगर कहीं टाई हो गया, अगर किसी दो इंसानों का नाम सेम है तो उस केस में सेकेंड प्रेफरेंस ऑफ सॉर्टिंग क्या होना चाहिए. जैसे समझो किसी का नाम है जॉन स्नो और किसी का नाम है जॉन वाइट, राइट? तो अगर इसको ऑर्डर करना है आपको तो आप फर्स्ट नेम पे ऑर्डर करोगे तो दोनों जॉन सेम ही है, राइट? तो आपको साथ में उसको सेकेंड नेम पे भी ऑर्डर करना पड़ेगा. सो हाउ डू यू डू दैट? बाय डिक्लेयरिंग अनदर कॉलम एज वेल, लास्ट नेम, like that. So now you have two columns. It will sort if there is a tie in the first column, it will go to the next column and start sorting in that way. तो उस केस में अगर हम ascending order में sort करते हैं तो पहले जॉन स्नो आ जाएगा, फिर जॉन वाइट आ जाएगा,
अगर डिसेंडिंग वे में करते हैं तो जॉन वाइट आ जाएगा, फिर जॉन स्नो आ जाएगा, राइट, बिकॉज W कम्स आफ्टर S। क्लियर? लेट्स मूव अहेड। सो सॉर्टिंग का इसने बताया, सॉर्टिंग न्यूमेरिकली नंबर्स को हमने देख लिया, हम समझ गए हैं कि भाई नंबर्स भी ऐसे ही सॉर्ट हो जाएंगे, हम ये भी समझ गए हैं कि भाई अल्फाबेटिकल अगर कोई कॉलम है तो वो भी ऐसे ही सॉर्ट हो जाएगा। कूल। सो क्रोनोलॉजिकली भी हमें सॉर्ट करना है तो भी हम यूज कर सकते हैं, हम उसको डेट पे भी सॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी डेट वाले कॉलम को सॉर्ट करने जा रहे हैं तो अगर हम कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे तो वो सबसे पहले सबसे अर्लीस्ट डेट दिखाएगा और लेटेस्ट डेट सबसे नीचे दिखाएगा। पर इफ यू डू ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट डिसेंडिंग तो सबसे लेटेस्ट डेट जो कि लेट्स से कल ही है वो सबसे ऊपर आ जाएगी और एक साल पुरानी डेट सबसे नीचे चली जाएगी। तो बेसिकली इफ you'll do without descending, if you'll order by date, then you'll get earliest date as first and latest date as last. If you'll do with descending, latest date as first, earliest date as last. If you want to see, we can do it on the orders table. पहले देख लेते हैं कि orders table में क्या क्या है। ये मैंने orders table एग्जीक्यूट कर दी। यहाँ पे हमारे पास order ID है, customer ID है, order date है और total amount है, राइट। अगर मैं इसमें order by कर दूं ऑर्डर डेट, ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वो डेट आई है जो सबसे पुरानी है, क्योंकि जुलाई 26 जुलाई इज लेटेस्ट डेट एज कंपेयर टू 18th जुलाई, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे डिसेंडिंग कर दूं तो 26 जुलाई इज कमिंग अप एंड 18th जुलाई इज कमिंग इन द बॉटम, राइट। तो ऐसे ये सॉर्टिंग होती है। सो नाउ वी हैव लर्नड व्हाट इज सिलेक्ट क्लॉज, व्हाट इज ऑर्डर बाय क्लॉज, राइट। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं व्हाट इज लिमिट क्लॉज। तो लिमिट क्या होता है? बेसिकली लिमिट इज नथिंग बट शोइंग ओनली द डेटा विच इज इंपॉर्टेंट और फिल्टरिंग आउट द डेटा फ्रॉम द एग्जीक्यूशन लेवल। सो इस पॉइंट पे हमारे पास लेट्स से कस्टमर्स हैं सारे, ठीक है, या फिर मैं ऑर्डर्स की बात कर लेता हूँ। मेरे को ये देखना है कि टॉप 5 लेटेस्ट ऑर्डर्स क्या है, टॉप 5 लेटेस्ट ऑर्डर्स, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स किया, या फिर मुझे उन ऑर्डर्स की सारी डिटेल्स चाहिए जो कि रिसेंटली हुए हैं और मेरे को उनमें से टॉप 5 ऑर्डर्स ही चाहिए। सो व्हाट आई एम डूइंग इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट डिसेंडिंग। सो इससे क्या हुआ, मेरे पास डेटा लेटेस्ट से अर्लीस्ट में सॉर्ट हो गया है। अब मुझे उसमें से लेट्स से सिर्फ 5 ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और क्लॉज यूज करूंगा विच कम्स इन द एंड विच इज लिमिट। तो मैं लिमिट क्लॉज लगा देता हूँ, यहाँ पे 5 लिख देता हूँ एंड आई एग्जीक्यूट इट। तो आप देख सकते हैं बाकी सारे ऑर्डर्स अपने आप हट गए हैं। अब मेरे पास सिर्फ 5 लेटेस्ट ऑर्डर्स आ चुके हैं यहाँ पे। व्हाई? बिकॉज आई हैव अप्लाइड लिमिट ऑन द आउटपुट ऑफ 5 रोज। तो दिस इज लिमिट, इट इज बेसिकली यूज्ड टू फेच टॉप 5, टॉप 10 ऑफ द रोज, whatever top n numbers you want you can put it here। अगर मैं टॉप 10 कर दूंगा तो मुझे टॉप 10 मिल जाएंगे, अगर मैं हटा ही दूंगा तो मुझे 15 ऑर्डर्स के आसपास कुछ मिल जाएंगे। इसमें कितने हैं? 15 है, राइट, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। तो this is how limit is used basically, right? So let's see what else is there, ठीक है। Instead, so basically this is where he has explained it. So instead of retrieving all the orders, he wants to see last 10 orders for a quick review, right? John can use limit in that case, which we have already seen. He has done select star from orders, order by order date, descending limit 10, ठीक है, cool. So now John has learned how to limit the number of rows returned by a query using the limit clause. But what if he needs to retrieve the data in chunks or pages, such as viewing orders in set of 10? So basically, let's suppose कि उसको orders latest देखने थे, but जो latest 10 orders है उनके बाद वाले 10 orders देखने थे, right? So if he wants to see the next top 10, not the first top 10, so what he should do? So उसके लिए हमारे पास ऐसे भी एक कमांड है which is offset, which basically ignores the top n rows and then gives you the data after those n rows, ठीक है। So let's see how it works. So offset allows John to skip a certain number of rows before starting to return the result set, ठीक है। This is useful when he wants to paginate the result or start from a specific point. So एक example लेते हैं, let's suppose I want to know the second customer in our customer database based on their first name, right? तो अगर मैं देखूं select star from customers, ठीक है, और मैं खाली उनका फर्स्ट नेम फेच कर लेता हूं,
तो ये मेरे सारे फर्स्ट नेम आ गए हैं, ये अनऑर्डर्ड है जिस ऑर्डर्ड में इस डेटाबेस में थे। मैं इसको ऑर्डर बाय कर देता हूँ फर्स्ट नेम से, ठीक है, इन असेंडिंग। अगर मैं असेंडिंग लिखूंगा आई कैन राइट ASC और आई कैन स्किप इट, इट्स बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी एक्टिव। अगर मैं ये करता हूँ तो मेरे पास ये सब असेंडिंग ऑर्डर्स में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आई वांट ओनली टॉप कस्टमर इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट नेम, तो आई डू लिमिट 1, मेरे पास एवा आ गई। बट आई डोंट वांट द टॉप कस्टमर, आई वांट द सेकंड टॉप कस्टमर। तो मुझे पहली रो स्किप करनी है। अगर मेरे को एवा को स्किप करना है तो एवा के बाद आता कौन है वो देख लेते हैं। एवा के बाद एमिली आती है, राइट। इफ आई वांट टू स्किप एमिली, इफ आई वांट टू स्किप एवा, सो व्हाट आई विल डू इज ऑफसेट 1 limit 1 offset 1. So offset is declared after declaring the limit. ठीक है, if I'll execute this, you can see the new output is giving me Emily rather than Eva, right? Eva is skipped. If I'll do limit offset 2 and I'll do limit 1, then I'll skip Eva as well as Emily. तो जो third person होगा वो हमारी लिस्ट में आएगा, which is Ethan. I can also play with this. I can get the next 2 after skipping 2. So how will I get it? By changing this to limit 2 offset 2. So now you can see Ethan and Isabella both are coming, right? Easy. So this is how is basically you are going to fetch things from different tables. So now what we have learned? We have learned select clause, we have learned order by clause, we have learned limit clause, we have learned offset clause. There are some other clauses which we will learn to basically play with the data, like filtering, grouping, aggregates, window functions, joins in the upcoming lectures. But this is just to give you a gist of how to interact with the data which you have loaded, right? अब हम एक चीज और देखते हैं। सो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, राइट, कि यहाँ पे चीजें बहुत डिफाइंड है कि आप पहले सिलेक्ट लिखते हैं, हमेशा पहले सिलेक्ट लिखते हैं, फिर आप हमेशा फ्रॉम लिखते हैं कि कौन सी टेबल से निकालना है, फिर आप लिखते हैं कि ऑर्डर बाय क्या रहेगा, राइट, फिर आप लिखते हैं कि लिमिट क्या रहेगा, फिर आप लिखते हैं कि ऑफसेट क्या रहेगा, राइट। तो आप देख सकते हैं सिलेक्ट, फ्रॉम, ऑर्डर बाय, लिमिट, ऑफसेट, ये सब क्लॉज है, इसलिए थोड़े अलग से हाईलाइटेड है। बट जब आप एक क्वेरी लिखते हैं तो क्वेरी को जो एग्जीक्यूट करता है ये MySQL वर्कबेंच, उससे पहले ये क्वेरी को ब्रेक डाउन करता है, और जब वो ब्रेक डाउन करता है तो वो इस तरीके से नहीं देख रहा होता है कॉलम, इस तरीके से क्वेरीज को नहीं देख रहा होता है, वो किसी और तरीके से क्वेरीज को देख रहा होता है। दैट मीन्स the order of writing the clause in the query is very different from the order of execution of these clauses. So उसको समझने के लिए हम एक बार एक्सेल देखते हैं। So यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इस एक्सेल में दो टेबल्स हैं, एक है कस्टमर नाम की और एक है प्रोडक्ट्स नाम की। तो जो कस्टमर टेबल है उसमें हमारे पास डिटेल एट अ कस्टमर प्रोडक्ट लेवल है कि एक कस्टमर ने कौन से प्रोडक्ट परचेज किए हैं, राइट। जैसे कस्टमर C1 ने एक प्रोडक्ट परचेज किया है P1, उसने एक और प्रोडक्ट परचेज किया है P2, C2 ने 2 प्रोडक्ट परचेज किए हैं P2 और P3, C3 ने 3 किए हैं P2 P3 P4 एंड C4 ने सिर्फ एक किया है P4। वैसे ही हमारे पास एक और टेबल है फॉर प्रोडक्ट्स वेयर वी हैव द प्राइसेस ऑफ दीज प्रोडक्ट कि प्राइस P1 की प्राइस है 100, P2 की है 200, P3 की 300 एंड P4 की 400। कूल। सो नाउ लेट्स लुक एट व्हाट इज द क्वेश्चन। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, गेट द लिस्ट ऑफ कस्टमर्स हु हैव परचेज्ड मोर देन 1 प्रोडक्ट्स and all the products which they have purchased is priced above 100, ठीक है। Also order the customers by number of products they have purchased in descending order, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है C3 और C2। हमें सिर्फ कस्टमर के डिटेल्स, सिर्फ कस्टमर का नाम चाहिए जो बेसिकली मोर देन 1 प्रोडक्ट्स परचेज कर चुके हैं बाय दिस टाइम, एंड जो भी प्रोडक्ट्स वो परचेज कर चुके हैं वो प्रोडक्ट्स का प्राइस 100 से ऊपर होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हमें अगर ये करना होगा तो हमें क्या चाहिए होगा। सबसे पहले तो अगर हमें ये दोनों कंडीशंस एक साथ लगानी है तो हमें ये प्राइस भी इसी टेबल के अंदर चाहिए होता, राइट। तभी हम प्राइस की कंडीशन भी लगा पाते और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की कंडीशन भी लगा पाते बाय क्रिएटिंग अ पिवट टेबल। सो फर्स्ट स्टेप हम क्या लेते, हम प्राइजेस को इस प्रोडक्ट से मैप करते और हम ले आते कि भाई P1 है तो P1 की प्राइस क्या है 100, P2 है तो उसकी प्राइस क्या है 200, ऐसे करके हम ये सारे प्राइसेस यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अगर ये एक्सेल ही होता तो व्हाट वुड हैव डन, आई वुड हैव क्रिएटेड अ पिवट टेबल। ये मैंने पिवट टेबल बना ली, इसमें हम क्या करेंगे, कस्टमर्स को हम रो में रखेंगे ताकि हमारे पास सारे कस्टमर्स आ जाए। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को हम एज अ फिल्टर रखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ वही प्रोडक्ट चाहिए जो
100 से ऊपर हो तो मैं इसमें से 100 हटा देता हूँ, ठीक है। फिर हम इसमें से प्रोडक्ट परचेज को वैल्यूज में रखेंगे और उसके काउंट निकाल लेंगे जो इसने खुद निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं C1 ने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट परचेज किया, एक्चुअली C1 ने 2 प्रोडक्ट परचेज किए थे, बट उसका वो प्रोडक्ट जो P1 था वो 100 के ऊपर नहीं था, इसलिए वो निकल गया। तो C1 का by this logic he has only purchased one product which has been priced more than 100. C2 has purchased 2 products, C3 ने 3 किए हैं और C4 ने एक ही किया है। कूल। तो यहाँ से हमारी इतना, अब यहाँ से क्या है कि C2 और C3 सिर्फ वो 2 कस्टमर्स हैं जिन्होंने मोर देन 1 प्रोडक्ट परचेज किए हैं, राइट, जो कि प्राइस्ड अबव 100 है। तो हमारे आउटपुट में C2 और C3 आने चाहिए। प्लस दे ऑल्सो टोल्ड अस टू सॉर्ट इट बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दे हैव परचेज्ड। तो मैं इस कॉलम पे बेसिकली इसको सॉर्ट कर दूंगा एंड आई विल सॉर्ट इट फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं C3 सबसे ऊपर उठ के आ गया और C2 सबसे उससे जस्ट नीचे C2 है। बाकी 2 रोज तो हमारे लिए वैलिड ही नहीं है क्योंकि उन्होंने एक ही प्रोडक्ट परचेज किया है एंड हमारी कंडीशन है कि एटलीस्ट मोर देन 1 प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट। तो हमारा यहाँ से आउटपुट आ जाता है C1, C3 और C2। तो अगर मैं इस आउटपुट को यहाँ लेके जाऊँ हमारी मेन शीट में, तो वी आर ऑल्सो गेटिंग द सेम आउटपुट फ्रॉम एक्सेल। पर अब ये 2 चीजें अगर हमारे डेटाबेस में होती, राइट, तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा होता, ये कैसे सॉल्व कर रहा होता है एसक्यूएल, वो मैं दिखा देता हूँ। सो सबसे पहले वो पता कर लेता कि आपकी क्वेरी जब वो पढ़ता, आप कुछ क्वेरी लिखते जिससे ये सेम चीज आप निकालते, ठीक है। तो आपकी क्वेरी से वो पहले पता करता कि कौन सी टेबल्स हैं, आपकी क्वेरी में आइडेंटिफाई कर लेता कि कितनी टेबल्स यूज हो रही है। सो 2 टेबल्स हमारी यूज हो रही है, तो सबसे पहले वो फ्रॉम क्लॉज पढ़ता कि आपके फ्रॉम में क्या क्या है, ठीक है। देन इट विल चेक वेदर एनी जॉइंस आर हैपनिंग इन द क्वेरी। तो ऑब्वियसली ये 2 अलग अलग टेबल्स है और हम इनको ज्वाइन करेंगे तभी जाके हमारा प्राइस इस प्रोडक्ट के सामने मैप हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ज्वाइन हो रहा है तो वो ज्वाइन चेक कर लेता है, ठीक है। देन इट चेक्स वेदर देयर इज एनी फिल्टर्स हैपनिंग। तो जो हमने लगाया था कि एक प्राइस का प्रोडक्ट 100 से ऊपर होना जरूरी है, जो हमने वहां पे लगाया था वो ये चेक करेगा। तो उसके बेसिस पे वो जैसे ये एलिमिनेट हो जाएगा पहला प्रोडक्ट, तो हमारा रिजल्टेंट टेबल कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। सो थर्ड थिंग इज वेयर क्लॉज विच इट एग्जीक्यूट्स, ठीक है। फोर्थ टेबल चेक्स फॉर एनी एग्रीगेट्स विच आर हैपनिंग, राइट, दिस इज द फोर्थ स्टेप। तो इसमें क्या होगा, अगर आपके क्वेरी में कुछ भी एग्रीगेशन हो रहा है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, इस टेबल से जो कि हमें मिली, हम ये टेबल बना रहे हैं बेसिकली, राइट, बाय काउंटिंग हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स द कस्टमर इज परचेज्ड, राइट। तो उस केस में क्या होगा, ग्रुप बाय क्लॉज वो चेक करेगा। फिफ्थ स्टेप में वो चेक करेगा कि कोई एग्रीगेशन जो आपने क्रिएट किया है उस पर कुछ फिल्टर तो नहीं लग रहा है। तो वो कैसे चेक होगा, बेसिकली बाय चेकिंग दी हैविंग क्लॉज इन योर क्वेरी। अभी आप ये सब मत सोचो कि ये सब क्लॉज क्या है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। अभी आप बस इतना समझो कि एसक्यूएल कैसे इसको एग्जीक्यूट करता है, एसक्यूएल कैसे पढ़ता है इन स्टेप्स को। तो हमने यहाँ से क्या किया, हमने उनको बेसिकली हटा दिया एग्रीगेट्स करने के बाद जिनकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है, राइट। तो ये हमारे C1 और C4 हट जाते हैं और हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे C2 और C3 बच जाते हैं। फिर वो चेक करता है कि बेसिकली तब जब हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं, जब हमारे पास एग्रीगेटेड वैल्यू सिस्टम में आ जाती है, तब वो ये डेटा को फेच करता है स्क्रीन पे दिखाने के लिए, ठीक है। ये एक्सेल के एग्जीक्यूशन प्लान में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो बेसिकली नाउ इट ओनली फेचेस द कस्टमर नेम, क्योंकि हमें तो सिर्फ कस्टमर की डिटेल्स चाहिए थी, हमें नहीं चाहिए कि उसने कितने प्रोडक्ट्स परचेज किए, वी जस्ट वांटेड कस्टमर नेम, राइट। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कॉलम में सिर्फ कस्टमर नेम लिख दिया होगा। तो एक कॉलम फेच करेगा इस पूरे डेटा में से विच इज दिस, तो इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। जो मैं रेड कर रहा हूँ वो बेसिकली इट्स गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस व्हाट वी आर डूइंग, राइट। जैसे हमने स्टार्ट किया था, हम जैसे जैसे फिल्टर कर रहे हैं वैसे वैसे रेड कॉलम्स आर रिमूव्ड और रेड रोज आर रिमूव्ड। then it checks whether there is any sorting applied on that particular table, right। तो जैसे कस्टमर हमारे पास C2 C3 आया है, बट C2 ने तो सिर्फ 2 प्रोडक्ट परचेज किए और C2 C3 ने 3 प्रोडक्ट परचेज किए हैं। तो उस केस में हमारे जो कस्टमर है वो इस तरीके से ऑर्डर सीक्वेंस में C3 पहले आएगा और C2 पहले आएगा, विच इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली एसक्यूएल पीछे से आपकी क्वेरी को कैसे एनालाइज करता है, ठीक है। तो ये टेबल आप नोट कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है इंटरव्यू में कि एसक्यूएल क्वेरी का इनपुट फॉर्मेट तो आप जैसे लिखते हो वैसे आप कुछ इस तरीके से लिखते हो जब आप लिख रहे होते हो क्वेरी, विच इज अ वेल डिजाइंड एसक्यूएल क्वेरी। इसमें सारे टाइप के फंक्शंस यूज हो रहे हो,
ठीक है, बट एग्जीक्यूशन ऐसे नहीं होता है. इट नेवर गो एंड चेक्स फॉर द डेटा फर्स्ट. इट फर्स्ट चेक फॉर द टेबल्स एंड जॉइंस देम. ठीक है, देन इट चेक्स फॉर अ वेयर क्लॉज, then it checks for a group by clause, then it checks for a having clause, then it executes the select. ठीक है, जबकि आप लिखते सबसे पहले सिलेक्ट हो, आपकी हमेशा क्वेरी सिलेक्ट से स्टार्ट होती है, बट दिस एक्चुअली इज द फिफ्थ स्टेप इन एग्जीक्यूशन ऑर्डर. ठीक है, then it orders by and then it applies the limit or offset functions onto it. ठीक है, so this is actually the difference between what you write and how SQL actually reads it, how the interpreter reads it and interprets it and then produces the data. ठीक है, so चलो हमने ये भी देख लिया. Let's see what's there. ऑफसेट हमने पढ़ लिया. हमने जस्ट अभी ये सीखा कि SQL का एग्जीक्यूशन कैसे होता है. ठीक है, सो फर्स्ट कम्स फ्रॉम, देन कम्स जॉइन, then comes where, group by, having, select and all other functions, then order by and then limit. ठीक है, so what's next? बेसिकली अभी हम ये समझ गए हैं कि ऑफसेट कैसे करते हैं, ऑर्डर बाय कैसे करते हैं, बट अब तक हमने फिल्टर मारना नहीं सीखा है, राइट? हमने किसी कंडीशन बेसिस पे फिल्टर मारना नहीं सीखा है. लेट्स से कि जॉन को आज एक पर्टिकुलर कैटेगरी के ही प्रोडक्ट्स देख रहे हो, तो हमें अभी वो चीज नहीं करने आती. दैट इज डन बाय यूजिंग वेयर क्लॉज, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. So now that we have covered SQL basics, let's try to solve some question on the actual Newton School platform. ठीक है? So I have this question in front of me, lowest salary. It says find the three distinct wages that are lowest. Okay. Note that two people are counted as one if their income is equal. Okay. So output the three lowest salaries, order from lower to more. The column to be returned is our only salary. ठीक है, so I have a table of name employee. It has column names, worker ID, first name, last name, salary, joining date and department. Okay, I want to fetch only the top three rows of the salary, which should be ordered from lowest to highest, right? And if there is any tie, which in the note they are trying to say that the two people are counted as only one if their income is equal. So if there is any tie, I need to avoid duplications, right? So first I'll do is select salary from employees. ठीक है, ये मैंने execute कर दिया. So now it is giving me salary, but ये तो order by है नहीं, तो हम पहले एक order by salary कर देते हैं. So it gets sorted at salary, right? So now I can see the salary is like 65,000, 75,000, 75,000, 75,000 and then 85,000. So basically I need to remove those salary which are basically duplicates, right? So if I use select distinct salary from employees order by salary, then what I'm getting is 65,000, 75,000, 80,000, 85,000. Okay, cool. But they only want three distinct wages, right? So what I'll do, I'll write limit 3. Let's run this. Okay, now I'm getting only 3 lowest salaries, right? That too distinct without any duplication. So let's try to submit this. Yes, it got submitted, right? So that's how you solve it. Let's try another question from here. Okay, let's try order info. Okay, let's try order info now. So display, here's the second question for you. Okay, display the order ID and the total amount for all the orders from the orders table. ठीक है, so table schema is basically order ID is given, order date is also given and total amount is also given. हमारे पास 3 कॉलम्स है, हमें सिर्फ 2 ही कॉलम्स दिखाने हैं, ऐसा लिखा हुआ है display order ID and total amount for all the orders. So there is no filter, there is no sorting, anything. They just want me to display order ID and total amount from this table. It is very simple. So I'll write select order ID and total amount from, what is the name of the table? Orders. ठीक है, if I'll run this, okay, it is giving me order ID and total amount, which is again the sample output as well. So this is the input table which is already provided, which is orders. This is the sample they are expecting, order ID and total amount. Okay, we are also getting order ID and total amount. Cool. So just submit this. Let's check.
Great. So we have solved the second question as well.